हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनवरी महीने की दूसरी सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर सेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सांसद रत्न पुरस्कार से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में सांसद रत्न पुरस्कार से 5 सांसदों को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5 सांसद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अमेरिका को पछाड़कर हाल ही में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है। वर्तमान समय में यदि भारत में मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए कि आखिर कितना किलोमीटर भारत में मेट्रो नेटवर्क है, जिसके आधार पर जो भारत है वह अमेरिका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो लाइन वाला देश बना है। तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 986 किलोमीटर का मेट्रो लाइन है, अर्थात वर्तमान समय में संपूर्ण भारत भर में टोटल 986 किलोमीटर का मेट्रो लाइन का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर ग्राम विकास प्रबंधन कोर्स को प्रारंभ किया है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर ग्राम विकास प्रबंधन कोर्स को प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम विकास प्रबंधन कोर्स को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया गया है। इसका नाम दिया गया है प्रसादम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रसादम। और इसका निर्माण या इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। और यदि सपोज शहर पूछ लिया जाता है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ओपेनहाइमर को हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार IT पॉलिसी से संबंधित। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार IT पॉलिसी 2024 को सहमति दी गई। तो इस प्रश्न से संबंधित कि बिहार IT पॉलिसी 2024 के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला, बिहार में IT क्षेत्र में निवेश करने पर 30% की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पॉलिसी आगामी 10 वर्षों के लिए लागू की गई है, यह गलत है, यह बेसिकली आगामी 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। और तीसरा, कि राज्य में स्थापित IT कंपनियों में 50% सीटें बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित रहेगी, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 45वां विभाग के रूप में हाल ही में किस विभाग को मंजूरी प्रदान की गई है? तो देखिए, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा खेल विभाग नाम से एक नया विभाग बनाया है, जो कि बिहार सरकार का 45वां विभाग है। अब खेल विभाग से संबंधित कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा जो 45वां विभाग के रूप में खेल विभाग को प्रारंभ किया गया है, इसके अंतर्गत पहले खेल मंत्री के रूप में जितेंद्र कुमार राय को नियुक्त किया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार के पहले खेल मंत्री बने हैं जितेंद्र कुमार राय। और वर्तमान समय में खेल विभाग के प्रधान सचिव के रूप में B राजेंद्र को तथा पहले निदेशक के रूप में महेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है। तो आप लोग इन तीनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। पहले खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय को नियुक्त किया गया है, और पहले प्रधान सचिव के रूप में B राजेंद्र की नियुक्ति की गई है, तथा इसके पहले निदेशक के रूप में महेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, फ्रांस के
जो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है गैब्रियल एटल, लेकिन इनके पूर्व अर्थात जो गैब्रियल एटल हैं वे एलिजाबेथ बॉर्न का स्थान लिए हैं। अर्थात गैब्रियल एटल के पूर्व में एलिजाबेथ थे, एलिजाबेथ बॉर्न प्रधानमंत्री थे, लेकिन एलिजाबेथ बॉर्न के त्याग पत्र देने के बाद अर्थात एलिजाबेथ बॉर्न के रिजाइन देने के बाद गैब्रियल एटल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वह इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और फ्रांस की जो संसद है अर्थात फ्रांसीसी संसद का नाम है नेशनल पंचायत, जिसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जा सकता है। वर्तमान समय में फ्रांस की राष्ट्रीय पंचायत में टोटल 577 सीटें हैं, अर्थात वर्तमान समय फ्रांस में टोटल 577 सांसद हैं और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 का संबंध है इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह, यह गलत है। दूसरा, स्वदेश निर्मित UAV, यह सही है। अर्थात हाल ही में जो दृष्टि 10 समाचारों में रहा है वह एक स्वदेश निर्मित UAV अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यदि हम लोग दृष्टि 10 के संबंध में कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, यह जो दृष्टि 10 है इसका निर्माण किया गया है अडानी डिफेंस कंपनी द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण किया गया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा दृष्टि 10 का निर्माण किया गया है। और यह जो दृष्टि 10 है वह 36 घंटे लगातार उड़ान भर सकती है, 36 घंटे की लगातार उड़ान भर सकती है दृष्टि 10 से। इसके अतिरिक्त 450 किलोग्राम की इसकी पेलोड क्षमता है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्वदेश निर्मित एक अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल है, UAE या ड्रोन आप इसे कह सकते हैं, जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है और यह 36 घंटे की लगातार उड़ान भर सकती है, जिसकी पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2023 ईस्वी में आयोजित किया गया। अब इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे निकल कर आ रहा है कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आखिर कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, आयोजन स्थल था गुवाहाटी और इसमें महिला एकल का खिताब जीते हैं अनमोल खरब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल पर एक विशेष डाक कवर जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात माघव रेड्डी। यह जो माघव रेड्डी हैं वह महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, माघव रेड्डी महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे जिनके ऊपर एक विशेष डाक कवर जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख, देखिए यहाँ टाइपिंग में एरर हो गया है, यह 5 लाख है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तेलंगाना की सरकार ने हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा को प्रारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न है अटल सेतु से संबंधित कि अटल सेतु के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। अर्थात ये जो सारे फैक्ट्स हैं वह अटल सेतु के संबंध में दिया गया है, इनमें से हमें सही कथन का चयन करना है। पहला कि यह भारत का सबसे लंबा सागरीय पुल है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, यह सेबरी को नहावा सेवा से जोड़ेगा, यह भी सही है। और तीसरा, इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। और चौथा कि यह भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है। देखिए, चौथा है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, यह गलत है क्योंकि भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, भारत का दूसरा सबसे लंबा सेतु पुल भूपेन हजारिका पुल है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1, 2 एवं 3 सही है। चौथा कि भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, यह गलत है। भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल है। नेक्स्ट प्रश्न है,
आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों, जिसे SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को 100 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपया कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 200 करोड़ रुपया। अब यदि हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स को मूव करें तो देखिए, यह जो स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे हिंदी में कहते हैं लघु वित्त बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक या लघु वित्त बैंक वैसे वित्तीय संस्थान है जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जहां की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है, अर्थात जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं उन क्षेत्रों में लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाएं खोली जाती हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत होता है। इन्हें बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में अपने कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता होती है। तो यह जो तीसरा सेक्शन है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दूसरा की पहला सेक्शन में आपको बताया गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिर क्या होती हैं। तो हाल ही में जब आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवश्यकता पूंजी 200 करोड़ रुपया कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीआरडीओ से संबंधित। तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित उग्रम क्या है? ऑप्शन ए स्वदेश निर्मित SUV, ऑप्शन बी स्वदेश निर्मित टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन सी स्वदेश निर्मित असॉल्ट राइफल और ऑप्शन डी स्वदेश निर्मित मिसाइल रक्षा प्रणाली। तो देखिए हाल ही में डीआरडीओ द्वारा एक असॉल्ट राइफल का निर्माण किया गया है जिसका नाम दिया गया है उग्रम। अब यदि हम लोग उग्रम की बात करें तो उग्रम, यह जो डीआरडीओ है वह AK-203 राइफल के विकल्प के रूप में उग्रम का निर्माण या उग्रम को डेवलप किया है। अब AK-203 इसकी भारत में इसका निर्माण के लिए भारत और रूस के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और इसका निर्माण के लिए कंपनी उत्तर प्रदेश के अमेठी में खोला गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, AK-203 राइफल के विकल्प के रूप में डीआरडीओ द्वारा उग्रम नामक एक असॉल्ट राइफल को विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन विश्व हिंदी दिवस के संबंध में गलत है। पहला, विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम आयोजन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, 2006 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, यह भी सही है। तीसरा, विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है, यह भी सही है। और चौथा, कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यह गलत है क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर नहीं बल्कि 14 सितंबर को आयोजित किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को आयोजित किया जाता है और विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो चौथा विकल्प है वह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, बीजिंग, मैनहट्टन और नई दिल्ली। तो देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका आयोजन नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 ईस्वी के मध्य इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। अब यदि विश्व धरोहर समिति या यूनेस्को से संबंधित विश्व धरोहर समिति की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 42 विश्व धरोहर हैं। तो आप लोग यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में 42 विश्व धरोहर हैं। 42वां धरोहर के रूप में वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को शामिल किया गया है। शांति निकेतन जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और यदि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो भारत का पहला जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में आगरा का किला और
अजंता की गुफा को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा और आगरा का किला, आप लोग दोनों याद रखिएगा। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 ईस्वी में आगरा का किला और अजंता की गुफा को 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कितने देशों को रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अर्थात वर्तमान समय में जो 2024 ईस्वी की प्रथम छमाही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया उसमें प्रथम स्थान पर टोटल 6 देशों को शामिल किया गया है। और ये 6 देश ऐसे हैं जिनकी 192 देशों में वीजा फ्री, जिनके नागरिक 192 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब यदि हम लोग भारत का स्थान देखें तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 80वां है और जो भारत के नागरिक हैं वह 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से संबंधित। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 15। अब स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 यह जो पुरस्कार है वह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 1 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की ओवरऑल रैंकिंग की यदि बात करें तो इसमें प्रथम स्थान इंदौर एवं सूरत, दोनों शहरों को, इंदौर और सूरत दोनों शहरों को 1 लाख प्लस आबादी वाले शहरों की सूची में ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दूसरा फैक्ट्स को रिमूव करते हैं तो सर्वाधिक स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ है तथा बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का ससवड़ शहर है। तो आप लोग इसे याद रखिए कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का ससवड़ है और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में चंडीगढ़ को तथा क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड के रूप में मध्य प्रदेश के महू को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। अब हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 एवं बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट्स को रिमूव करते हैं। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण, सॉरी ये 2013 नहीं बल्कि 2023 होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 एवं बिहार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना को 25वां स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात पटना से पहले 24 ऐसे शहर हैं जो कि 10 लाख की आबादी वाले शहरों में स्वच्छ हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के 2 ऐसे शहर हैं, 38 जिलों में से मात्र और मात्र 2 ही शहर ऐसे हैं जो कि पटना और सुपौल हैं जिन्हें कि कचरा मुक्त शहरों के रूप में 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो बिहार के 2 शहर हैं जिन्हें 1 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, वे हैं पटना और सुपौल। जल स्रोतों को बेहतर रख रखाव और साफ सफाई के लिए पटना को इस बार वाटर प्लस अवार्ड भी प्रदान किया गया है और गंगा किनारे शहरों में स्वच्छ शहर के रूप में पटना को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान वाराणसी को है। तो आप लोग इन सारे फैक्ट्स को याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मार्कोस से संबंधित है। मार्कोस भारतीय नौ इंडियन नेवी का एक विंग है, इंडियन नेवल फोर्स का एक विंग है मार्कोस। देखिए, प्रश्न है मार्कोस विंग का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द फ्यू द फियरलेस। यह जो मार्कोस है इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में मार्कोस की स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसे याद रखिए, 1987 ईस्वी में इंडियन नेवल फोर्स के एक विंग के रूप में मार्कोस की स्थापना की गई थी। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मार्कोस का विंग का आदर्श वाक्य से संबंधित यह प्रश्न क्यों बना? तो हाल ही में अरब सागर में मार्कोस द्वारा एक ऑपरेशन को संचालित किया गया है, तो इसी कारण जो मार्कोस है वह समाचार पत्रों में रहा है, सुर्खियों में रहा है। तो प्रश्न है कि मार्कोस विंग का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द फ्यू द फियरलेस। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है लक्षद्वीप के संबंध में। लक्षद्वीप के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला, लक्षद्वीप भारत का दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 1 मिनट, प्रश्न है लक्षद्वीप के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। लक्षद्वीप भारत का
दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यह गलत है। लक्षद्वीप भारत का पहला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कि इसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं सागरीय प्लेटों के मध्य टकराव से हुआ है, यह भी गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप मुख्य रूप से एक एटॉल द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल द्वीप से हुआ है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है, यह सही है। और चौथा कि लक्षद्वीप को पूर्व में मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, यह भी सही है। तो प्रश्न है कि लक्षद्वीप के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, तो C+D ये दोनों जो ऑप्शन है वह सही है और पहला और दूसरा ऑप्शन है वह गलत है। अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स को देखें तो देखिए, लक्षद्वीप को 1973 ईस्वी के पूर्व में मिनिकॉय और अमीनी द्वीपी द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था, लेकिन मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह को 1973 ईस्वी में नाम परिवर्तित कर इसे लक्षद्वीप कर दिया गया। तब से अर्थात 1973 ईस्वी के उपरांत से जो मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह है उसे लक्षद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है लूनर गेटवे स्टेशन परियोजना से संबंधित। तो यह जो लूनर गेटवे स्टेशन परियोजना है वह नासा का है, जो कि चंद्रमा से संबंधित है। प्रश्न है कि लूनर गेटवे स्टेशन परियोजना में हाल ही में किस खाड़ी देश ने शामिल होने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अर्थात हाल ही में UAE ने लूनर गेटवे स्टेशन परियोजना में शामिल होने की घोषणा की। यह जो लूनर गेटवे स्टेशन परियोजना है वह नासा का है, जिसका उद्देश्य है चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत के किस शहर में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई। अब यदि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना की बात करें तो जो इसका स्थापना किया गया था वह अक्टूबर 2023 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की अध्यक्षता की गई। कहाँ? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 ईस्वी में जो विश्व की विकास दर अर्थात वैश्विक विकास दर होगी वह 2.4% होगी, जबकि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023 ईस्वी में जो विश्व की विकास दर थी वह 2.6% थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 2024 ईस्वी में विकास दर 2.4% होगी और 2023 ईस्वी में जो वैश्विक विकास दर था वह 2.6% था। नेक्स्ट प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। तो हाल ही में महाराष्ट्र के स्पीकर द्वारा कुछ विधायकों की अयोग्यता से संबंध में निर्णय प्रदान किया गया। तो ऐसी स्थिति में यह जो दल बदल विरोधी कानून है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने इस पर प्रश्न बनाया है कि दल बदल विरोधी कानून के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला, इसे संविधान में 1985 ईस्वी में 42, देखिए यह 42 नहीं बल्कि 52वां होगा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, सही। दूसरा, यदि कोई मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य बनने की तारीख से 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि यह जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक सही है, क्योंकि यदि कोई जो मनोनीत सदस्य है वह सदन का सदस्य बनने की तारीख से 6 महीने के अंदर नहीं बल्कि यदि 6 महीने के बाद यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चलिए अब हम लोग दल बदल कानून से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में संसद सदस्यों की या विधायिका सदस्यों की, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता
छोड़ देते हैं या अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता का परित्याग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता या तो संसद की या फिर विधानसभा की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी, पहला। दूसरा है कि यदि वह सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करते हैं, या आप कह सकते हैं कि यदि किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल द्वारा या उनसे संबंधित दल द्वारा व्हिप का उल्लंघन किया जाता है या मतदान से अनुपस्थित रहते हैं और 15 दिनों के अंदर उनके राजनीतिक दल द्वारा यदि उन्हें माफ़ नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव के बाद यदि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और नेक्स्ट मनोनीत सदस्य से संबंधित है, जिससे संबंध में अभी मैंने प्रश्न बनाया था कि यदि कोई मनोनीत सदस्य हैं और वे संसद सदस्य बनने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग इन चारों को याद रखिएगा कि किस परिस्थितियों में, सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य या किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो आप लोग इन चारों फैक्ट्स को याद रखिएगा। इन्हीं 4 फैक्ट्स में से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कमल के आकार का एक आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, अर्थात हाल ही में चीन द्वारा कमल के आकार का एक आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब यदि सैटेलाइट से संबंधित कुछ फैक्ट की बात करके आखिर किस लॉन्च व्हीकल द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो यदि लॉन्च व्हीकल की बात करें तो लॉन्च व्हीकल का नाम है लॉन्ग मार्च 2C। लॉन्ग मार्च 2C लॉन्च व्हीकल द्वारा आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट को चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तर प्रदेश में। अब यह जो केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत की जाएगी। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आखिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कब प्रारंभ किया गया था। इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगी। अब यदि इस गाय अभयारण्य से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें कि भारत का पहला गाय अभयारण्य, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला गाय अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला गाय अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, भारत का पहला गाय अभयारण्य मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली AICT का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देश की पहली AICT का निर्माण लखनऊ के नादरगंज में किया जा रहा है। तो इसे याद रखें, लखनऊ के नादरगंज में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश की पहली AICT का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वह मेघालय का बर्नीहाट है। तो मेघालय किस राज्य में स्थित, बर्नीहाट किस राज्य में स्थित है? तो वह है मेघालय। अब इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 ईस्वी में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का जो बर्नीहाट है वह शीर्ष स्थान पर है, अर्थात मेघालय का बर्नीहाट प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर, देखिए दूसरा जो स्थान है वह बिहार का बेगूसराय को प्राप्त हुआ है और तीसरा, अर्थात जो दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है वह बिहार का बेगूसराय है और तीसरा शहर है वह है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों की सूची में 18 शहर हैं जो कि बिहार के हैं और दूसरा 8 शहर हरियाणा के हैं और 8 शहर राजस्थान के भी हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 ईस्वी में 75% से अधिक दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता डेटा वाले 227 शहरों का इस रिपोर्ट के अंतर्गत अध्ययन किया गया है, जिसमें कि
85 शहर ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को अंतर्गत शामिल किया गया। तो आप लोग इसे याद रखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 ईस्वी में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शहर है और दूसरा स्थान बिहार का बेगूसराय को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के नोएडा है। और शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में बिहार से सर्वाधिक शहर हैं, जो कि बिहार से 18 शहर हैं और हरियाणा और राजस्थान से 8 शहर हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।